बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इमरान खान साहब का ट्वीट है, ये बड़े लंबे अरसे के बाद इतना तफसीली ट्वीट इमरान खान साहब का बाहर आया। और ये जो ट्वीट है, ये 3 ट्वीट्स के ऊपर उनकी पूरी तहरीर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली वहाँ पर मौजूद थी, कुछ जर्नलिस्ट भी वहाँ मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, और एक समात है जो बड़ी लंबी चली है। अब उस समात में इमरान खान साहब ने जो जो बातें की, वो सारी फिर रिपोर्ट की गई उनके ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी अहम चीज़ें हैं और कुछ अहम हदायत भी हैं जो इमरान खान साहब ने दी हैं, और ये उन्हें बड़े अरसे के बाद मौका मिला कि वो इतनी तफसील के साथ बात करें। रात गए ये ट्वीट जो है, ये मंजर आम पे आए। इसके 3 हिस्से हैं, क्योंकि एक मरतबा में इतनी लंबी तहरीर लिखी नहीं जा सकती ट्विटर पर। तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, ज़रा ये गौर से सुनिएगा। इसमें आपको पूरा मंजरनामा नज़र आ जाएगा कि इमरान खान साहब कहाँ लेकर जाना चाहते हैं तहरीक को, सिचुएशन को, और वो क्या देख रहे हैं इस वक्त, वो किस सिचुएशन में है। वो ये कहते हैं जी, कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है, उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया कि कैसे बेशर्मी और डिटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहाँ सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेज़मीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत उस पर पर्दा डालने में भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का नफाज होता है। याद रखें, गद्दारी का मुकदमा है ये, और गद्दारी की सज़ा पाकिस्तान के अंदर फिर वो आप जानते हैं, ये हाई ट्रेजन केस है, बड़ा केस है, आर्टिकल 6। लेकिन मुल्क में इस वक्त आसिम ला के सिवा सब कानून ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर लियाकत चट्टा जैसे लोग काबिल तहसीन हैं जिन्होंने अपने ओहदे पर ज़मीर की आवाज़ को तरजीह दी। इस चोरी के बाद अवाम का कत्लेआम किया गया और 26वीं आइनी तरमीम की गई। इस तरमीम के ख़िलाफ़ भी जिन जजेस ने आवाज़ बुलंद की, वो तारीफ़ के काबिल हैं। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है, इसीलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़े दे दिए गए हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फ़र्द वाहिद अपने इक़्तिदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इनसे डरेंगे, ये उतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। ये जी पहला हिस्सा था, और इसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब ने रगड़ा दिया कि जनाब ये आपको डराते हैं, ये फ़र्द वाहिद है, ये अपने इक़्तिदार की हवस पूरी करना चाहता है, इस तरह इमरान खान साहब ने कहा, और ये आप सबको दबाना चाहता है। आप जितना डरेंगे, ये उतना आपको दबाएगा, और आप हक पर हैं। हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। अब आ जाए इसका जो दूसरा हिस्सा ट्वीट का, उसमें इमरान खान साहब ने अब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो अमन व अमान के और दहशतगर्दी के मामलात हैं, इनको एड्रेस किया है। अफ़गानों और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तर्ज पर ही एक फॉल्स फ्लैग रचाया जा रहा है। जब से आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं और उन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है, ताकि मौजूदा अफगान हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश किया जा सके और मगरिब के सामने एक निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। सबसे पहले अफगान हुकूमत को संगीन धमकियाँ दी गई, फिर मजहबी, इखलाकी और पनागज़ीनों के आलमी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 नस्लों से पाकिस्तान में मुकीम अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से निकाला गया। उसके बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमले किए गए और अब ये कहकर दहशतगर्द आ गए हैं, कबायली इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च कर दिए गए हैं। इन पॉलिसियों की वजह से हर जानिब हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं। पुलिस एहलकार, फौजी और आम बेगुनाह लोग जो शहीद हो रहे हैं, सब हमारे अपने हैं। इस तर्ज अमल से कभी अमन कायम नहीं होता। पायदार अमन हमेशा बातचीत से कायम होता है। अच्छा, यहाँ इमरान खान साहब ने एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता उठाया। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी होती है ना, तो ये सारे लोग या जो भी टाउट हैं एस्टेब्लिशमेंट के या मौजूदा रजीम के जो सहूलतकार हैं या जो बेनिफिशरी हैं, वो सारे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये कुछ चंद लोग ही हैं। सारी फौज तो ऐसे नहीं सोचती। ये चंद लोग हैं, वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बयानियाँ बनाते हैं कि देखो ना इमरान खान बात करता है अफगानिस्तान के हक में, देखो ना इमरान खान बात करता है बातचीत की, ये देखो ये कत्लेआम हो रहा है। इमरान खान साहब ने इसका तोड़ दिया कि ये कत्लेआम हो ही इसलिए रहा है कि आप बातचीत नहीं कर रहे। अल्टीमेटली आपको बातचीत करनी पड़ेगी, जितनी मर्जी आप लड़ाई करें। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को गुज़िश्ता 3.5 साल से लगी हुई है।
एक दिन आएगा वो बैठेंगे और बातचीत करेंगे, मसला हल हो जाएगा। ये मसले जो है वो टेबल पे ही हल होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप टेबल के बगैर मसला हल कर दें। आपको अफगानिस्तान फतह नहीं करना और उन्होंने पाकिस्तान फतह नहीं करना। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो पायदार अमन बातचीत से ही होता है। अब अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में अमन के क़याम के लिए 3 फरीकों को साथ लेकर चलना नागुज़ीर है। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों की अवाम, दूसरे अफगान हुकूमत और तीसरे अफगानिस्तान की अवाम। यानी जो कबायली लोग हैं उनको, जो अफगान लोग हैं उनको, और जो हुकूमत है अफगानिस्तान की उसको आपको लेना पड़ेगा ऑन बोर्ड। इन तीनों फ्रीकैन की मदद के बगैर कोई कामयाब ऑपरेशन या कोई पायदार हल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ करने की कोशिश है, जो कुछ करने की कोशिश है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए है। मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी और जब पुलिस इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में लगेगी तो गवर्नेंस और अमन व अमान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसी ही पॉलिसी ANP के दौर में भी अपनाई गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs, MNAs और सेनेटर्स वज़ीर आला के साथ बैठकर वहाँ के मसाइल का जल्द अज जल्द हल निकालें। खसूसी तौर पर जिन इलाकों में सैलाब आया है वहाँ अमन कायम रखने के लिए खसूसी इक़दाम किए जाएँ। हमारे इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में एक अमन वफ़द लेकर अफ़गानिस्तान जाएँ और वहाँ बातचीत से मसाइल का हल तलाश करें। अली बिन गंडापुर को वो कहता है जी कि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है। वैसे कहानियाँ बहुत अजीब हैं गंडापुर साहब की। आज तक उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई पाकिस्तान की तारीख में कोई सियासतदान ऐसी कहानियाँ नहीं सुना सका। कभी वो बेशुमार पहाड़ क्रॉस करके कई ज़िले पार कर जाते हैं और वो भी एक रात के पहर में कर जाते हैं, रातों रात। जो काम लोग सुपर फिट ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते वो गंडापुर साहब कर गए, और वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही अजीब काम किया उन्होंने। कभी इमरान खान कहते हैं डी चौक जाओ तो वो डी चौक ही नहीं जाते। कभी वो कफन पहन के निकलते हैं, लोगों को बोलते हैं कि मौत के मुंह में हमने जाना है, हमारे जनाजे पढ़ देना, फिर वहाँ पे लाशें छोड़ के खुद भाग जाते हैं। तो बहुत अजीब अजीब काम किए गंडापुर ने। फिर वो कहते हैं मैं 90 दिन के बाद सियासत छोड़ दूंगा अगर इमरान खान बाहर ना आया तो। अब ये बयान भी उनका 12 जुलाई का है। 12 अगस्त 12 सितंबर 2 महीने और 2 दिन तो गुजर गए और 2 महीने और तीसरा दिन अब जारी है। पीछे 27 दिन रह गए हैं। अब गंडापुर साहब वादे के मुताबिक क्या रिज़ाइन करेंगे, क्या वो सियासत छोड़ेंगे, ये एक सवाल तो है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो ये ओहदा हासिल किया है और इमरान खान साहब की बातें वो मान नहीं रहे, और इसीलिए नहीं मान रहे। यानी वो कहते हैं मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती। अंदाज़ा करें आप, क्या कोई वज़ीर आला इतना बेबस हो सकता है? कभी हमने तारीख में सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत अजीब अजीब चीज़ें हम देख रहे हैं। जी मेरा पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, ये भी बहुत अजीब चीज़ है। जी मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब ने कहा अचकज़ई साहब को भेजें, लेकिन अचकज़ई साहब जो हैं वो जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उसके वो इतने हामी नहीं हैं। लेकिन यह है कि अगर तालिबान और अचकज़ई साहब चाहें तो वो बैठ कर बात कर सकते हैं। जो तालिबान के मुखालिफ फोर्सेस थी अफगानिस्तान में, गालिबन उनके साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के अंदर जो अचकज़ई साहब हैं या इस तरह के जो दीगर लोग हैं उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जैसे ANP है, बाकी जमातें हैं। लेकिन अचकज़ई साहब अगर बात करें और इमरान खान साहब की जानिब से उनके पास मैंडेट है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उन्हें मैंडेट देती है, तो फिर तो वो बात करेंगे। तालिबान इतने समझदार हैं, उन्होंने अमेरिका से बात की है, तो वो इनसे बात क्यों नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने अपने केसेस के बारे में कुछ बताया। वो ये कहते हैं कि अडियाला में मेरा नाम निहाद ट्रायल कोई जज नहीं, एक ISI का कर्नल चलवा रहा है जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर से हदायत लेता है। ये सिविल नहीं मिलिट्री ट्रायल है। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी हो रहा है आसिम लॉ के तहत हो रहा है और मुसलसल आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मुझ पर 300 से ज़ायद बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए हैं जिनका मैं सामना कर रहा हूँ और कोई डील किए बगैर अदालतों से इंसाफ लेकर ही बाहर आऊँगा। हमारी जमात पर हर तरह का जुल्म ढाया गया। अगर मेरिट पर फैसला किया जाए तो मैं और मेरी अहलिया आज ही रिहा हो जाएं। मेरे और मेरी अहलिया बुशरा बेगम के तमाम इंसानी हकूक़ पामाल हैं। हमें आम कैदियों वाली सहूलियात से भी महरूम रखा गया है। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। 8 माह में सिर्फ एक बार मेरी बच्चों से बात करवाई गई है। जजों की मेरे मुकदमात में कोई हैसियत नहीं, ना मेरे मुकदमात का ट्रायल जज आज़ादाना तौर पर कर सकते हैं, बल्कि एक कर्नल जो कहता है वही फैसला करते हैं। वो कर्नल आसिम मुनीर के अहकामात पर चलता है। अभी सिर्फ ये पैराग्राफ में 4-5 दफ़ा आसिम मुनीर का नाम आ गया। 10 दफ़ा से ज़्यादा शायद इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब का नाम लिया है इन ट्वीट्स के अंदर। फैमिली गई थी ना अंदर, कोई और गया हुआ था तो कभी बाहर ही ना आता नाम। मैं अपनी तमाम पार्टी को कहता हूँ कि आप सब मुत्तहिद रहें,
जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। आप सबके लिए लाजिम है कि मेरी ट्वीट को रीट्वीट करें ताकि मेरे पैगाम पर इत्तेहाद कायम रहे। खैबर पख्तूनख्वा में, अच्छा ये ट्वीट को रीट्वीट करने का इमरान खान साहब ने कहा, चंद जो बड़े मशहूर लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनका मैंने चेक किया। जुनैद अकबर साहब ने ट्वीट को रीट्वीट किया, फैसल अमीन खान ने ट्वीट को रीट्वीट किया, ये अली अमीन गंडापुर के भाई हैं। शानदाना गुलजार साहबा ने ट्वीट को रीट्वीट किया है, आतिफ खान ने किया है, फैसल जावेद खान ने किया है, शाहिद खटक, बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्वीट को रीट्वीट किया है। जिन्होंने नहीं किया उनमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब के अभी भी वफादार साथी होने के दावेदार हैं, उन्होंने भी नहीं किया। शहरयार अफरीदी साहब ने ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। अली मोहम्मद खान साहब है, दीगर बहुत सारे और लोग भी हैं, ये लंबी लिस्ट है जिन्होंने ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत के बावजूद। आखिर में इमरान खान साहब कहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में एक ग्रैंड जलसे का ऐलान किया जाए जिसमें पूरे मुल्क से लोग शरीक हों और इस स्याह रात के खिलाफ खड़े हो जाएं। पूरे मुल्क से इमरान खान साहब ने बुलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि वो पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा में। जो तारीख उसके लिए आई है वो हफ्ते का रोज़ होगा और 27 तारीख होगी, जो अब तक तारीख सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका ऐलान भी कर दिया है। जुनैद अकबर साहब ने इसको ट्वीट करके बताया कि कायद इमरान खान साहब के हुक्म पर 27 सितंबर को पेशावर में तारीखी जलसा होगा। गंडापुर साहब ने भी उसके लिए दरख्वास्त की है लोगों से कि आप आ जाएं, हमारे घर हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। पेशावर पहुँचें सारे, किसी किस्म की सख्ती या रुकावट नहीं होगी, सब लोग पेशावर में आएँ और एक बड़ा भरपूर जलसा करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा ये जलसा, क्योंकि काफ़ी मायूसी फैलाने की कोशिश की गई है तहरीक इंसाफ में और लोगों को, अब मौजूदा जो क़यादत है लोगों को उनसे भी शिकवे हैं। ख़ास तौर पे जो गंडापुर साहब है उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा कम हुई है। अगर वो किसी जलसे में किसी जगह पे मेहमान खुसूसी है या मेन उनकी एक तकरीर है तो उससे तो बात ख़राब होती है। हाँ ये है कि इमरान खान साहब की बहनें अगर वहाँ पे आएँ या उनकी वाइफ मौजूद होती बाहर बुशरा बीबी तो शायद सूरत हाल कुछ और होती, या अगर मुराद सईद वहाँ पे जलसे में आ जाते तो एकदम पूरा खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरा पाकिस्तान निकल कर आता है। इमरान खान साहब का उन्हें लोग वफादार साथी समझते हैं, लेकिन यहाँ अली अमीन गंडापुर साहब जो है अब वो मेरे ख्याल में क़यादत करेंगे इस जलसे की, तो अब काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। माजी से सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे को कितना कामयाब करती है। नाज़रीन एक और मेरे पास खबर है, ये इंपॉर्टेंट है। ईमान मज़ारी साहिबा ने एक दरख्वास्त दी थी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था, और वो दरख्वास्त थी हरासमेंट कमेटी को उन्होंने दी थी कि मुझे अदालत में जो मेरे काम करने की जगह है वहाँ पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब ने मुझे हरास किया है। और उन्होंने कहा था ईमान मज़ारी के शौहर को मुखातिब होते हुए कि इसको समझा लो, मैंने पकड़ लिया ना तो ये एक तरह की धमकी थी। तो उन्होंने कहा जी मुझे हरास किया गया है, ये हरासमेंट है, मेरे काम करने की जगह पे मुझे हरास किया गया है और ये रवैया दुरुस्त नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक दरख्वास्त दी, वो दरख्वास्त जो है वो चली गई जो हरासमेंट कमेटी है उसके पास, और जो हरासमेंट कमेटी है उसके पास जब दरख्वास्त गई तो हरासमेंट कमेटी ही तब्दील हो गई। ये जो था ना ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान का निज़ाम चल कैसे रहा है। हुआ ये था कि जुलाई में 17 जुलाई को सरफराज डोगर साहब ने एक काम किया था कि जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ साहिबा को बनाया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या सरबराह बनाया था इस्लामाबाद हरासमेंट कमेटी का। अब उन्होंने जो है वो इस कमेटी के अंदर सर्कुलर जारी कर दिया था और इस कमेटी में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ ये इसके अंदर शामिल थे। अब इस कमेटी के अंदर दरख्वास्त दे दी ईमान मज़ारी साहिबा ने, जो मौसूल भी हो गई। अब बजाय इसके कि ये कमेटी उस दरख्वास्त को सुनती और फैसला करती कि चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए, और उन्होंने एक खातून वकील को हरासमेंट उनकी की है। इस पर बहुत सारी खवातीन ने लिखा भी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी लिखा गया, बहुत सारी जो खातून वकला हैं उन्होंने भी लेटर्स लिखे, जो बार काउंसिल हैं उन्होंने भी इसके ऊपर मजम्मत की कि ये रवैया बहुत ही बदकिस्मती है जिस तरह का रवैया सरफराज डोगर साहब ने रखा ईमान मज़ारी साहिबा के साथ। अब हुआ ये कि अदालतें रात को भी काम करना शुरू हो गई। गुज़िश्ता रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हरासमेंट कमेटी की सरबराह को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये जनाब नोटिफिकेशन है, यानी जुलाई के अंदर उनको बनाया, 17 जुलाई को 2 महीने से पहले तब्दील कर दिया। यानी कोई और हरासमेंट का वो केस सुनती या कुछ भी होता तो वो काम चलता रहता, क्योंकि चीफ जस्टिस ने हरासमेंट की है।
अब उनका मामला आया तो साथ ही देखें ना, ताकतवर के लिए कानून कुछ और है, कमजोर के लिए कानून कुछ और है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को आईने में जाकर देखना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्या कर रहे हैं। यानी यहां पे ताकतवर के लिए कानून कुछ और है, कमजोर के लिए कानून कुछ और है। हैरासमेंट कमेटी बनाई गई, एक खातून जज को उसका सरबराह बनाया गया, काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही एक बड़ी मछली उसके अंदर फंसी, जैसे ही एक ताकतवर उसके नरगे में आया, जैसे कि जस्टिस सरफराज डोगर, तो उस ताकतवर ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो खातून जज साहिबा को उस कमेटी से आउट कर दिया। और अब क्या किया, चीफ जस्टिस बड़ा मुसर्रत के साथ ये जनाब एक नोटिफिकेशन आ गया है, बल्कि इसका पहले तो ऐलान हो गया था, नोटिफिकेशन ये आ गया जनाब के जस्टिस सिमन रिफत की जगह पे जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, ये 26वीं तरमीम वाले जज हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिन जजों को लाया गया उनमें एक ये भी जज हैं जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, उनको अब इस कमेटी के सरबराह बना दिया गया। जो पहले वाली खातून है जज, उन्हें फारिग कर दिया गया ताकि सरफराज डोगर साहब के लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो। एक और इसमें खबर यह है कि केस लग गया है जी कोर्ट नंबर 1 में। कोर्ट नंबर 1 चीफ जस्टिस का ही होता है, सरफराज डोगर साहब का। और इसमें मारंग बलोच साहिबा का जो पटिशन है, उनका नाम ECL से निकालने के लिए वो इस अदालत में लगा है। और वकील कौन है, ईमान ज़ैनब हाजिर मज़ारी, यानी ये ईमान मज़ारी साहिबा ही अब ये केस जाके दोबारा चीफ जस्टिस की अदालत में आएंगी आज के दिन में। देखते हैं चीफ जस्टिस आज हरासा करते हैं या हरासा होते हैं या कोई नया मौक़िफ़ लेते हैं या क्या कहते हैं, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन है, ये पाकिस्तान में आइन की हालत है कि एक खातून को हरासा किया जाता है, वो बाद में बात ही नहीं कर सकती, उसके ऊपर इंसाफ ही नहीं ले सकती। नाज़रीन, फ्लड्स के मामले पे आ जाएं तो लगातार सूरत हाल वैसी है जूं की तू है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है, हुकूमत को भी काम करने की ज़रूरत है, फलाही तंजीमों को भी काम करने की ज़रूरत है, मुखय्यर हजरात को लगातार आगे आने की ज़रूरत है। सबको मिलकर सैलाब मुतासरीन की लगातार मदद करनी पड़ेगी, अभी नहीं अगले चंद महीनों तक। और ये लगातार मदद करनी पड़ेगी, तभी जाकर काम बनेगा, वरना ये मुमकिन नहीं रहेगा। और अगर सब मिलकर भी जोर लगाएंगे तो आप सबको नहीं संभाल सकते। ये डिजास्टर इतना बड़ा है। इंडिया की मिसाल आपके सामने है, उनकी तमाम सिविल सोसाइटी, उनके लोग, उनकी आबादियां, उनकी कम्युनिटी, उनकी गवर्नमेंट, वो सारे मिलकर काम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द लोगों का जो जिंदगियां हैं वो वापस ट्रैक पे आ जाएं। लेकिन अभी तक तो हमारा पानी नहीं निकला, अभी तक तो हमारे लोग अपने घरों को वापस नहीं जा पाए। तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। आप सबसे गुजारिश है कि दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद करें, आगे बढ़ें। हुकूमत को भी यही चाहिए, मेरी उनसे भी ये गुजारिश है, चाहे आपको जाली हुकूमत बनाकर दिए, लेकिन खुदारा इंसानियत का ख्याल रखें। आप ये देखें कि इंसान मर रहे हैं, इंसान तकलीफ में है, तो सिर्फ इंसानियत के नाते आप काम करें। नाज़रीन, जहाँ सिंध में बहुत बड़े बड़े कारनामे होते हैं ना, यहाँ एक और कारनामा भी आ गया। लेकिन इससे पहले बताऊँ, इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात भी है और मुलाकात के लिए अब जो नाम दिए गए हैं वो नाम मैं आपको बताता हूँ। बैरिस्टर गौहर को, सलमान अकरम राजा, काजी मोहम्मद अनवर और नियाजुल्लाह नियाजी, मोहम्मद अली बुखारी और अली जमान, ये जो लोग हैं 6 लोग, इन्हें इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए चुना गया। आज के दिन ये मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं ये मुलाकात होती है नहीं होती, लेकिन ये नाम हमारे सामने आ गए हैं। नाज़रीन, सिंध का एक बड़ा मज़ेदार कारनामा मैं देख रहा था। सैफ अहमद पीरजादा साहब हैं, इनको पहली पोजीशन मिल गई थी। कहाँ से? ये डिग्री कॉलेज है, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है कराची में। इन्हें जनाब पहली पोजीशन मिल गई सैफ अहमद पीरजादा को। और मज़े की बात यह है कि इस तालिब इल्म का कभी दाखिला ही नहीं हुआ कॉलेज में, लेकिन इसको पहली पोजीशन मिल गई। जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के, उन्होंने बताया कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दोनों वहाँ मौजूद थे इस मौके पर। तो मैंने उनको बताया कि ये तालिब इल्म का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास, ये तो हमारे इदारे में कभी पढ़ता ही नहीं रहा, मगर फिर भी उन्होंने इस पर तवज्जो ना दी और इस तालिब इल्म को जनाब पहला इनाम या पहली पोजीशन दे दी गई। और बताया जाता है कि मुबैना तौर पर ये आसिफ अली जरदारी साहब के सिक्योरिटी इंचार्ज अल्ताफ़ अहमद पीरजादा के साहबजादे हैं। ये है नाज़रीन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम, और सिंध जो है वो एक के बाद एक रिकॉर्ड कायम करता है और हम देखते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।